बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश में जो 2022 के चुनाव होने जा रहे हैं, उसका रण बहुत भीषण होने जा रहा है और यही कारण है हम लगातार आपको सच्ची और सही तस्वीर पेश करते रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पिछले जितने कार्यक्रम हमने किए हैं, आपने उनको बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्यार इसी तरीके से बना रहेगा और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके एतबार पर खरे उतरने की तमाम कोशिश करते रहेंगे, आपको सही और सच्ची तस्वीर 2022 की आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके समक्ष एक बार फिर से आपका अपना कार्यक्रम रण महाभीषण होकर लेकर। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको दिखाया दलितों की राजनीति के विषय में, फिर पिछड़ों की राजनीति के विषय में भी मैंने आपको बताया और इस बार हम आपको बताएंगे ब्राह्मणों की राजनीति के बारे में। कहते ब्राह्मण सत्ता की मास्टर की होने के बाद अब बन गया है वोट बैंक। रण महाभीषण होगा, 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2017 के चुनाव में भाजपा के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए। 54 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 9 ब्राह्मण समुदाय के 1 उप मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हैं मात्र 5%, लेकिन कुछ लोग 11, 15 और 17% तक बताते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को 72% ब्राह्मणों ने वोट किया, जबकि सपा बसपा को मात्र 5% ही वोट मिले। कांग्रेस के पाले में 11% ब्राह्मण वोट आए। 2019 के लोकसभा चुनाव भाजपा को 82% तो सपा बसपा को 6% वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 80% ब्राह्मणों ने वोट दिया। उत्तर प्रदेश में कुल 58 ब्राह्मण विधायक बने, जिनमें से 46 भाजपा से चुनकर आए। 2012 में जब सपा ने सरकार बनाई थी तो उसमें सपा को 38% ब्राह्मणों को वोट मिले और 21% जीत कर आए थे। 2007 में जब बसपा ने बहुमत की सरकार बनाई थी, उसमें बसपा से 41 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए, जबकि टिकट दिए थे 86 को। 1993 में बसपा से महज 1 ब्राह्मण जीत कर ही आया था। CSDC रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मात्र 17% ब्राह्मणों ने बसपा को वोट दिया, वो भी वहां जहां ब्राह्मण उम्मीदवार था। 90 के दशक में कमंडल की राजनीति परवान चढ़ने के साथ ही ब्राह्मणों का अस्तित्व आ गया खतरे में। 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण का गठजोड़ बनाकर रिवाइव किया। भाजपा में 2017 में 58 ब्राह्मण विधायक बने, लेकिन इससे पहले भाजपा में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 20 से ऊपर कभी नहीं गई। ब्राह्मण सबसे ज्यादा शिक्षित, सौम्य और सबको साथ लेकर के चलने वाली कौम है। यूं तो उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। तमाम लोग उनको 3% से लेकर के 17% तक बताते हैं। कोई 5% बताता है, कोई 10 से 11% कहता है, तो कोई 15 से 17% बताता है, लेकिन वास्तव में इनकी संख्या 10 से 11% तक है। लेकिन इसके बावजूद इस वर्ग में एक खासियत है कि वो जितनी उसकी तादाद है, उससे कई गुना ज़्यादा वोट बैंक को अपने साथ में ला सकता है और उसकी इसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक दल उसको अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। आज़ादी के बाद से ब्राह्मणों का मुख्यमंत्री बनने का वर्चस्व रहा। कांग्रेस ने लगातार मुख्यमंत्री बनाए, 6 मुख्यमंत्री बनाए और नारायण दत्त तिवारी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। इस तरह हम कह सकते हैं कि शुरुआत से लेकर के मंडल कमंडल की राजनीति शुरू होने तक लगातार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनते रहे और 8 बार मुख्यमंत्री बने। इसमें हेमवती नंदन बहुगुणा, सुचेता कृपलानी और श्रीपति मिश्र जैसे तमाम दिग्गज लोग थे, वो मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन 1989 के बाद में
ये राजनीति ने जब पलटा खाया और मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई, तो वही ब्राह्मण जो कभी सत्ता की चाबी हुआ करता था, मास्टर की हुआ करता था, वो अब स्टेफनी बन करके रह गया। 1989 में कमंडल की राजनीति के उभार आने के बाद मंडल की राजनीति पीछे चली गई और इसी के साथ पीछे चला गया ब्राह्मण समुदाय। ब्राह्मण समुदाय जो कभी सबसे आगे हुआ करता था, अगुवा हुआ करता था, वो अब कहीं पीछे छूट कर रह गया। और उसके बाद ब्राह्मणों ने जब जहां अच्छी तरीके से मौका देखा, उस पार्टी के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्नीस के बाद सपा, बसपा और भाजपा की सरकारें बनती रहीं। सपा बसपा में तो ये पोस्ट रिजर्व थी, बसपा में जहां मायावती के लिए ये पोस्ट रिजर्व रखी गई थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी इसके अगवा रहे और वो मुख्यमंत्री बनते रहे। एक बार बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन कॉम्बिनेशन के चलते ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया और भारतीय जनता पार्टी को कल्याण सिंह यानी कि पिछड़े जो कि लोध वर्ग से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। 2007 में राजनीति ने करवट बदली। बसपा सुप्रीमो मायावती जो अब तक तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का नारा देती थी, उन्होंने अब अपने नारे बदल दिए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगी। मायावती ने ब्राह्मणों को गले लगाया, इस बार दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ बनाया, जिसकी वजह से उन्हें बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। पहली बार मायावती ने 2007 में 206 विधायक लेकर के बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना क्योंकि वहां पर मायावती को मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन ब्राह्मणों ने अपना किरदार निभाया और बता दिया कि बिना उनके काम चलने वाला नहीं है। 2007 में आखिर मायावती को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा, ये समझना सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि अब तक बहुजन की राजनीति करने वाली मायावती सर्वजन की बात क्यों करने लगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि दरअसल अब तक सपा और बसपा की लगातार सरकारें बन रही थी और इन दोनों के बीच में वोट बैंक का प्रतिशत काफी मामूली से था, 8% से भी कम था। मायावती ने एक दांव चलाया और उस दांव के जरिए 8% से कम जो वोट बैंक का अंतर था, उसकी भरपाई किया, ब्राह्मणों को अपने साथ में मिलाया और ये रणनीति उनकी कामयाब रही और वो बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गई। दो 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों को साथ में लेकर के बहुमत की सरकार बनाई। फिर क्या कारण था कि ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी से रूठ गया, मायावती से छिटक गया, ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मायावती ने 2009 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था। वो प्रधानमंत्री बनने के सपने बुनने लगी थी और उनको ये उम्मीद थी कि इसी कॉम्बिनेशन से वो उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीट जीत करके वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो सकती हैं। लेकिन उनका ये सपना पूरा ना हो सका और उनका ये सपना टूट गया और इसी के साथ टूट गया बसपा के साथ में ब्राह्मणों का गठबंधन। 2009 में मायावती को लोकसभा चुनाव में आशातीत सफलता हाथ नहीं लगी। उनको उम्मीद थी कि जिस कॉम्बिनेशन की वजह से उन्हें 2007 में बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला था, वो डेडली कॉम्बिनेशन एक बार फिर से चलेगा और वो 65 सीटें जीत लेंगी। लेकिन उनको मायूसी हाथ लगी और मात्र 20 सीटें ही उनके हाथ में लगी, जिसके बाद उनकी नाराजगी साफ झलकने लगी और उन्होंने भाईचारा यानी कि बहुजन समाज पार्टी की जो भाईचारा कमेटी है उसको भंग कर दिया। इतना ही नहीं, 2009 के बाद में SC एक्ट का जोर ज़्यादा हो गया और तमाम जगह पर उन ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने लगे और साथ ही साथ में ज़मीन के मामलों को लेकर के भी मायावती के ऊपर तमाम आरोप लगे कि वो दलितों के साथ में खड़ी नजर आई, जिसके बाद से ये ब्राह्मण वर्ग उनसे छिटक कर दूर चला गया। 2007 में जो दांव मायावती ने चला था, वो दांव अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपना लिया और 2009 से लेकर के 2012 तक समाजवादी पार्टी के कार्यालय में शंख, घड़ियाल और घंटा बजने लगे। और इतना ही नहीं, अखिलेश ने ये दावा कर दिया या सपा समाजवादी पार्टी ने ये दावा कर दिया कि वो अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़ों को या
प्रमोशन में आरक्षण की बात नहीं करेंगी, ना तो दलितों का प्रमोशन में आरक्षण की बात करेंगी, ना किसी और की। इतना ही नहीं, उन्होंने भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए तमाम वादे किए। SC एक्ट में थोड़ी छूट दी, जिसकी वजह से ब्राह्मण वर्ग उनके साथ खड़ा नजर आया। और अब मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से अपनी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए। 224 सीट दिलाकर के समाजवादी पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई और अखिलेश उसके मुखिया बने, यूपी के मुखिया बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच 89 के बाद कमंडल और मंडल की राजनीति के बीच ब्राह्मण वर्ग पहले तो जहां कांग्रेस के साथ में खड़ा हुआ था, वहीं बाद में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास में आ गया। 89 के बाद से लगातार जब सपा बसपा की सरकार बनती रही, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मात्रा में वोट करता रहा। और इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती रही और आगे चलती रही। लेकिन 2014 के बाद में जो कॉम्बिनेशन मोदी ने बनाया, उसकी वजह से अब सरकारें बननी शुरू हो गई। और 2017 में तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बहुमत की सरकार बनी जिसका इतिहास में नाम दर्ज हो गया, यानी कि 312 विधायक लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार इतने बड़े बहुमत के साथ में सरकार बना ली। 2017 के चुनाव में 58 ब्राह्मण विधायक चुन करके आए। इनमें से 46 यानी कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक भारतीय जनता पार्टी चुना करके लेके आई। लेकिन इसके बावजूद उनके वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और ये सौभाग्य मिला योगी आदित्यनाथ, ठाकुर योगी आदित्यनाथ को। हालांकि एक बात अलग है कि ब्राह्मण वर्ग से एक उप मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, श्रीकांत शर्मा और दूसरे ब्रजेश पाठक जैसे लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, टोटल 54 मंत्रिमंडल में कुल 9 मंत्री बनाए गए ब्राह्मण से। लेकिन ब्राह्मणों को ये रास नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें ज़्यादा हिस्सा चाहिए था। इसके बावजूद उनको इतने से संतोष करना पड़ा। 2017 के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से ब्राह्मण अपने आप को नाराज बताने लगा। विकास दुबे का इनकाउंटर जब हुआ तो उसकी वजह से तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों का ये कहना था कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी का भी इनकाउंटर कर दें, आप उसको जेल में डाल सकते थे, जेल में वो अपनी सज़ा पूरी करता। इतना नहीं, कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से ब्राह्मण नाराज नजर आने लगा। और वो जैसा कि मुखर है, कभी भी चुप नहीं बैठता, शांत नहीं बैठता, उसने अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी। और यही कारण है कि अब बसपा और सपा ने एक बार फिर से ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और इसकी वजह से दोनों पार्टियों ने ब्राह्मणों को अपनी ओर लाने की कवायद शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। यूपी समाज कल्याण के स्कूलों में बड़ा खेल, चहेतों को किया पास, बाकी सबको किया फेल। योगी जी का आदेश भी कर दिया दरकिनार, फर्जीवाड़ा करने में अव्वल बन गए जिम्मेदार। जेम पोर्टल का आदेश साहब लोगों ने पी डाला, स्कूल ड्रेस सप्लाई का ऑर्डर बिना टेंडर दे डाला। जल्द देखिए बड़ा खुलासा, सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। 2002 से लेकर 2012 तक भाजपा में ब्राह्मणों की संख्या दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। सपा से सबसे ज्यादा ब्राह्मण 2012 और 21 विधायक जीत कर आए और 42 टिकट दिए गए थे। इससे पहले यह आंकड़ा 11 तक ही सिमट रहा। बसपा 1993 में एक भी ब्राह्मण विधायक नहीं था, लेकिन 1996 में 2, 2002 में 4, 2007 में 41 और 2012 में घटकर 10 रह गए। भाजपा 1993 में 17, 1996 में 14, 2002 में 8, 2007 में 3, 2012 में 6 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए। सपा 1993 में 2, 96 में 3, 2002 में 10, 2007 में 11 और 2012 में 21 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए। कांग्रेस 1993 में 5, 96 में 4, 2002 में मात्र 1, 2007 में 2 और 2012 में 3 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए। ब्राह्मणों ने 23 साल यूपी में राज किया और 21 मुख्यमंत्री में 6 ब्राह्मण रहे। इसमें से एनडी तिवारी तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। सियासत और सत्ता के ड्राइवर रहे ब्राह्मण अब स्टेपनी हो गए हैं। मंडल की राजनीति के बाद अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों को सपा बसपा जैसी पार्टियों के साथ खड़ा होना पड़ा, जिनकी राजनीति का आधार ही ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देना था। 2009 में मायावती यूपी से 65 लोकसभा सीट जीतकर प्रधानमंत्री बनने का सपना बुन रही थी, लेकिन उनकी यह कोशिश परिवार न चढ़ पाई। उन्हें मात्र 20 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जिस कारण मायावती ने भाईचारा कमेटियां भंग कर दी। समाजवादी पार्टी ने इसका लाभ उठाया और ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया। साथ ही प्रमोशन में आरक्षण के बसपा के कदम का विरोध कर ब्राह्मणों के एक हिस्से को अपने पाले में कर लिया और बहुमत की सरकार बना ली। SC/ST एक्ट के चलते ब्राह्मण नाराज हुए। 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने दलितों को कथित तौर पर SC/ST एक्ट के तहत मामले दर्ज करने की छूट दे दी। मायावती के इस कदम से ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ गई और सपा को इसका सीधा फायदा हुआ। ब्राह्मणों की नाराजगी को देखते हुए और अपने 2007 के डेडली कॉम्बिनेशन पर नजर दौड़ाते हुए मायावती ने एक बार फिर से ब्राह्मणों का सहारा लिया और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू कर दिया, जिसके अगवा सतीश चंद्र मिश्र हैं। आप बहुजन समाज पार्टी की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं कि वहां सिर्फ 2 लोगों के ही नाम है, एक बसपा मुखिया मायावती और दूसरे सतीश चंद्र मिश्रा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर मिश्रा जी की स्थिति क्या है। इतना ही नहीं, मिश्रा जी ने अपनी पत्नी को भी इस काम में लगा दिया है और उनकी पत्नी कल्पना मिश्रा ब्राह्मण महिलाओं को जोड़ने की कवायद कर रही हैं, तो उनके दामाद पूरा मीडिया देख रहे हैं और जिस तरीके से मीडिया और दूसरी चीज़ों में ब्राह्मण है, उसके मद्देनजर मायावती को लगता है कि न सिर्फ उन्हें माइलेज मिलेगा बल्कि उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा। और यही कारण है कि वो लगातार ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं और अब लखनऊ में भी ब्राह्मण सम्मेलन होगा, उसको वो स्वयं संबोधित करेंगी। बसपा की तरह सपा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। समाजवादी पार्टी ने भी अपना ब्राह्मणों का एक दल बनाया और उसके जरिए से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश तेज कर दी। पवन पांडे, माता प्रसाद पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनका 5 सदस्यों का एक गठन करके उन्हें ब्राह्मणों को लुभाने की कमान सौंप दी गई और इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई बलिया से। वो बलिया जो बागियों का बलिया कहा जाता है, जहां पर मंगल पांडे जैसे लोग जन्मे थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में नायकत्व किया था, नायक की भूमिका अदा की थी। उस बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया समाजवादी पार्टी में और लगातार ये ब्राह्मण सम्मेलन होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, साइकिल यात्रा भी जब अखिलेश ने निकाली तो वो छोटे लोहिया यानी कि मिश्रा जी के जन्मदिन के अवसर पर ये साइकिल यात्रा निकाली गई और जनेश्वर मिश्रा पार्क तक निकाली गई, जिससे ब्राह्मणों को पूरा संदेश दिया जा सके।
भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये ब्राह्मण वर्ग अगर नाराज हुआ तो उनके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मणों का सम्मेलन करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और राज्यपाल कलराज मिश्रा की अगुवाई में ये ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे हैं और लगातार ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो उनके पाले में थी उनको अपने साथ खड़ा रखने की और उनको बनाए रखने की बात की जा रही है, जिससे कि उनकी नाराज़गी को दूर किया जा सके। और इस नाराज़गी को दूर करने के लिए ही केंद्र में जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 7 राज्य मंत्री बनाए गए, उसमें से एक राज्य मंत्री ब्राह्मण वर्ग से बनाया गया, अजय मिश्रा को मंत्री बनाया गया और उसके बाद वो भी इस ब्राह्मण सम्मेलन को आगे बढ़ाने में लग गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब लोग ये कहने लगे हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहाँ है और दूसरे जो बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी वो कहाँ है, वो नाराज हैं, वो किनारे क्यों कर दिए गए। इसको लेकर के ब्राह्मणों की नाराजगी अभी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उनको कैसे लुभाती है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद को भी अपने पाले में ला करके ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश की है। जितिन प्रसाद हालांकि कांग्रेस में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सके, लेकिन वो कांग्रेस की जब सरकार थी तो केंद्र में राज्य मंत्री थे और उन्होंने एक परिषद बनाई थी जिसके दम पर वो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली और कांग्रेसी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो अपनी पंचायत का चुनाव नहीं जिता सका वो ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी के पाले में कैसे ला पाएगा। लेकिन इन सबसे इधर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जितिन प्रसाद को एक ब्राह्मण का चेहरा बनाया जाए और उनके चेहरे के नाम पर पूरे प्रदेश में उनको आगे बढ़ाया जाए और इस वर्ग को और अपने साथ लाया जाए। उधर कांग्रेस भी लगातार ब्राह्मणों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। उसने तमाम कई ब्राह्मण नेताओं को अपने साथ में जोड़ लिया है और खुद प्रियंका गांधी वाड्रा भी, उन्हें पता है कि वो एक ब्राह्मण परिवार से आती हैं। गुजरात में सुरजेवाला ने साफ कर दिया था कि कैसे राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, उससे मैसेज साफ है कि ये ब्राह्मण परिवार है और प्रियंका गांधी वाड्रा एक तो महिला है, दूसरा ब्राह्मण, तो आसानी से वो ब्राह्मणों को अपने साथ में ला सकती है और कांग्रेस इसकी लगातार कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अब पहली बार कोई कोशिश कर रही है 1989 के बाद में। 2017 में भी कांग्रेस ने ये कोशिश की थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, 3 बार 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनकी ये नीति भी या रणनीति भी कामयाब नहीं हो सकी। अब 2022 का रण होना है और ये रण महाभीषण होना है और यही कारण है कि हम लगातार कह रहे हैं कि एक एक वोट की कीमत है और इसी के चलते सारी राजनीतिक पार्टियों ने अब ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अपने अपने तरीके से वो ब्राह्मणों को लुभा रहे हैं। बात अगर हम बहुजन समाज पार्टी की करें तो वहाँ सतीश चंद्र मिश्रा ने साफ कर दिया है कि जब उनसे जीत का कॉम्बिनेशन पूछा गया तो उन्होंने कहा 23% दलित और 13% ब्राह्मण, आप गिन लीजिए कितने होते हैं, यानी कि सरकार तो यही बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी एक और जहां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है, तो वहीं छोटे लोहिया यानी कि जनेश्वर मिश्र के बहाने भी लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ी बात जो समाजवादी पार्टी ने की है, जगह जगह पर परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया है और लखनऊ में तो 108 फीट ऊंची लंबी मूर्ति लगाने का प्लान किया है और उसका ऐलान भी हो चुका है। किसी भी समय उसको लगाया जाएगा और इनके जरिए, इन मूर्तियों के जरिए भी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की तमाम कोशिश की जाएगी। अब 2022 का रण है और ये रण महाभीषण है और इस भीषण रण में किसकी जीत होगी, कौन रहेगा खेत, किसके साथ खड़ा होगा ये ब्राह्मण और किसकी करेगा जीत की नैया पार, किसकी लगाएगा नैया किनारे और किसकी नैया डुबो देगा। क्योंकि ये वर्ग ऐसा वर्ग है जो है तो मात्र 10 से 11%, लेकिन अपने साथ 20 से 30% वोट बैंक को और लाने की हिम्मत रखता है, एकजुटता रखता है और उसके जरिए अपनी रणनीतिक कौशल के जरिए, अपनी वाक्पटुता के जरिए, अपने जागरूकता के जरिए वो लोगों को अपने साथ में समेट कर ले जाता है और यही कारण है कि ब्राह्मण वर्ग सबको प्रिय है। अब ये प्रिय ब्राह्मण वर्ग किसको
जिताएगा और किसकी नैया डुबोएगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।